नमस्कार। आज हम जेन ऑस्टन के क्लासिक उपन्यास गर्व और पूर्वाग्रह यानी प्राइड एंड प्रेजुडिस पर बात करने वाले हैं। ये 1813 में प्रकाशित हुआ था। जी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ अंश हैं जिनका शीर्षक है गर्व और पूर्वाग्रह, प्रेम की विजय। हाँ। तो आज हम इन्हीं अंशों के जरिए मुख्य किरदारों को समझेंगे, कहानी के अहम मोड़ और इसमें जो विषय हैं जैसे प्रेम, वर्ग और व्यक्तिगत विकास, इन पर एक गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत ही उस मशहूर थोड़ी व्यंग्यात्मक पंक्ति से होती है ना, यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि एक अच्छे भाग्य वाला अकेला आदमी हमेशा एक पत्नी की तलाश में रहता है। हाँ, ये तो क्लासिक लाइन है और ये असल में मिसेस बेनेट जैसी माओं की सोच पर सीधा कटाक्ष है। सही कहा। उस जमाने में माओं की यही चिंता रहती थी, बिल्कुल। बेटियों की शादी अच्छे अमीर घरों में हो जाए बस। अच्छा, तो कहानी हमें मिलवाती है एलिजाबेथ बेनेट से। 5 बहनें हैं, उनमें ये दूसरी है, बहुत बुद्धिमान, हाजिर जवाब और स्वतंत्र सोच वाली। और दूसरी तरफ है मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी। हाँ, मिस्टर डार्सी बेहद अमीर, थोड़े कम बोलने वाले और शुरू में तो काफी गर्वित लगते हैं। हाँ, गर्वित। और यहीं से कहानी का मुख्य टकराव शुरू होता है ना, एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह और डार्सी का गर्व। एग्जैक्टली। मुझे याद है पहली ही मुलाकात में डार्सी एलिजाबेथ को नाचने लायक भी नहीं समझते, बस कहते हैं ठीक ठाक। हाँ, टॉलरेबल कहते हैं। और बस इसी बात से एलिजाबेथ के मन में उनके लिए कह सकते हैं कि पक्का वाला पूर्वाग्रह बैठ जाता है। बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि ऑस्टन कैसे दिखाती हैं कि गर्व और पूर्वाग्रह ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। डार्सी का गर्व उनकी सामाजिक हैसियत से जुड़ा है और एलिजाबेथ का पूर्वाग्रह उस पहली बुरी मुलाकात, उस पहली धारणा पर आधारित है। और ये दोनों ही चीजें उन्हें एक दूसरे को सही मायने में समझने से रोकती हैं, कम से कम शुरुआत में तो रोकती ही हैं। सही। लेकिन कहानी में एक और किरदार आता है जो मामले को और उलझा देता है, मिस्टर विकहम। वो आकर्षक है वो। हाँ, जॉर्ज विकहम। हाँ। वो एलिजाबेथ को डार्सी के खिलाफ भड़काता है, कहता है कि डार्सी ने उसे उसकी विरासत से वंचित कर दिया। मुझे हमेशा हैरानी होती है कि एलिजाबेथ जैसी समझदार लड़की उसकी बातों में इतनी आसानी से आ कैसे गई। देखिए, ये दिखाता है कि पूर्वाग्रह कितना शक्तिशाली हो सकता है। एलिजाबेथ पहले से ही डार्सी को घमंडी और बुरा समझ बैठी थी। हाँ, अच्छा। हाँ, तो विकहम की कहानी उसके पहले से बने हुए विचार से मेल खा गई। उसे लगा हाँ, ऐसा ही होगा। और विकहम का अपना आकर्षण, उसका चार्म, वो भी एक वजह थी। ये बात भी है। और इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि एलिजाबेथ कैसे सामाजिक दबाव को दरकिनार करके मिस्टर कॉलिंस के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। वो प्रस्ताव कितना बेतुका था। हाँ, वो तो बिल्कुल। इससे उसकी स्वतंत्र सोच का पता चलता है। जी। और फिर आता है वो पहला प्रस्ताव, डार्सी का, एकदम अप्रत्याशित। हाँ, वो भी क्या मोड़ था कहानी में। अपने प्यार का इजहार तो करते हैं, लेकिन जिस तरह से करते हैं, साथ ही एलिजाबेथ के परिवार और उसकी सामाजिक स्थिति का अपमान भी कर देते हैं। ये कितना विरोधाभासी था। बिल्कुल। ये प्रस्ताव डार्सी के अंदर चल रहे संघर्ष को दिखाता है। एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ उसका वो गहरा वर्ग अभिमान, दोनों टकरा रहे थे। तो एलिजाबेथ का गुस्सा और उसका इनकार करना वो तो स्वाभाविक ही था। उसने न सिर्फ डार्सी के अपमान का जवाब दिया, बल्कि जेन और बिंगले का रिश्ता तोड़वाने का इल्जाम भी लगाया। और विकहम के साथ बुरा बर्ताव करने का भी। हाँ, विकहम वाला इल्जाम भी। अच्छा, उस इनकार के बाद डार्सी का वो लंबा पत्र, वो तो जैसे कहानी का रुख ही मोड़ देता है ना? हाँ, वो पत्र वो बेहद महत्वपूर्ण है, एकदम क्रूशल। उसमें क्या बताते हैं वो? उसमें डार्सी पूरी सफाई देते हैं, बताते हैं कि उन्हें क्यों लगा कि जेन असल में बिंगले से उतना प्यार नहीं करती थी, और जो विकहम वाली बात थी, हाँ, उसकी असलियत बताते हैं कि कैसे विकहम ने असल में डार्सी की छोटी, महज 15 साल की बहन जॉर्जियाना के साथ भागने की कोशिश की थी उसकी दौलत के लिए। ओहो, ये तो बहुत बड़ा खुलासा था। बिल्कुल। और ये पत्र एलिजाबेथ के लिए सिर्फ एक सफाई नहीं, बल्कि एक आईना बन जाता है। तभी तो वो सोचती है ना कि इस क्षण तक मैंने खुद को कभी नहीं जाना। उसे पहली बार अपनी गलती का, अपने पूर्वाग्रह का एहसास होता है। जी, उसे समझ आता है कि उसके पूर्वाग्रह ने उसे डार्सी और विकहम दोनों को ही गलत समझने पर मजबूर कर दिया था। ये आत्मज्ञान का, सेल्फ रियलाइजेशन का एक बहुत शक्तिशाली पल है कहानी में। बिल्कुल। अच्छा, और फिर कहानी में एक और संकट आता है जब एलिजाबेथ की सबसे छोटी बहन लीडिया, हाँ, लीडिया, वो उसी विकहम के साथ भाग जाती है और पूरे परिवार पर बदनामी का खतरा मंडराने लगता है। यहीं पर इस संकट के समय हमें डार्सी का बदलावा रूप साफ दिखाई देता है। कैसे? वो चुपचाप बिना किसी को बताए लीडिया और विकहम को ढूंढ निकालते हैं,
विक्रम का सारा कर्ज चुकाते हैं और उनकी शादी करवाते हैं। अरे वाह। और ये सब वो बेनेट परिवार की इज्जत बचाने के लिए करते हैं, और खासकर एलिजाबेथ के प्रति अपने गहरे प्रेम के कारण। ये उनके गर्व पर, उनके बेहतर चरित्र की, उनके प्यार की जीत थी। ये वाकई बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने की। जी। और अंत में लेडी कैथरीन डी बॉग के इतने विरोध के बावजूद हाँ, उनकी वो गुस्सैल आंटी उनके विरोध के बावजूद डार्सी दोबारा एलिजाबेथ को प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन इस बार कितने अलग तरीके से, पूरी विनम्रता और सच्चे सम्मान के साथ। बिल्कुल, इस बार कोई गर्व नहीं, कोई शर्त नहीं, बस सच्चा प्यार। और एलिजाबेथ खुशी खुशी मान जाती है, और उधर जेन और बिंगले की भी शादी हो जाती है। एक हैप्पी एंडिंग। हाँ, एक तरह से। तो अगर हम सार देखें तो गर्व और पूर्वाग्रह सिर्फ एक रोमानी कहानी नहीं है, ये व्यक्तिगत विकास की, पर्सनल ग्रोथ की कहानी है। सही कहा। एलिजाबेथ और डार्सी दोनों अपनी सबसे बड़ी कमियों का सामना करते हैं। एलिजाबेथ अपने पूर्वाग्रह का और डार्सी अपने गर्व का। वो उनसे सीखते हैं, बदलते हैं, और तभी सच्चे प्यार और आपसी समझ तक पहुंच पाते हैं। जेन ऑस्टन की इंसानी स्वभाव की जो गहरी समझ है और जिस तरह वो समाज पर व्यंग करती हैं, वो आज भी 200 साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। हाँ, बिल्कुल। ये उपन्यास हमें बार बार याद दिलाता है कि पहली धारणाएं कितनी भ्रामक हो सकती हैं। अक्सर हम जो पहली बार में देखते या सुनते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं होती। और किसी इंसान के असली चरित्र को समझने के लिए अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना कितना जरूरी है। वाकई। और ये सोचने पर मजबूर करता है, आज की दुनिया में भी, सोशल मीडिया के ज़माने में, हम कितनी बार दूसरों के बारे में राय बनाने में शायद वैसी ही गलतियां कर बैठते हैं जैसी एलिजाबेथ और डार्सी ने की थी। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शायद यही सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।